नमस्कार सभी के साथ। कैसे हैं आप? तो अपने मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। मनोविज्ञान में अपने पढ़ रहे थे मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। का सामान्य परिचय। मनोविज्ञान के सामान्य परिचय में अपने पढ़ा था कि मनोविज्ञान जो विषय है यह एक दर्शन शास्त्र विषय की एक शाखा से स्वतंत्र रूप से ये अलग हुआ। यानी अगर अपने इसके उत्पत्ति की बात करें तो यह दर्शन शास्त्र विषय से स्वतंत्र रूप से अलग हुआ। यानी यह विषय दर्शन शास्त्र विषय से ही निकला। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें अपने तो आपको बताया था कि ये दो शब्द साइकी प्लस लोगोस इनसे मिलकर के बना है। साइकी का अर्थ होता है सोल और लोग्स का अर्थ होता है स्टेडी। यानी सोल का अर्थ है आत्मा, सोल शब्द का अर्थ होता है आत्मा, और स्टडी का अर्थ है अध्ययन करना। यानी आत्मा का अध्ययन। यूं कहें कि मनोविज्ञान विषय है वो एक दर्शन शास्त्र विषय से अलग हुआ। और मूलतः ये जो शब्द है साइकी प्लस लोगोस ये ग्रीक भाषा से आया है। यानी अगर इसके उत्पत्ति की बात करें तो ये शब्द किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोग्स। तो साइकी सोल और लोग्स स्टडी, यानी सोल ऑफ स्टडी आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा के अध्ययन के रूप में ये सबसे पहले अलग हुआ और इसके बाद में ये मनोविज्ञान के रूप में अलग पढ़े जाने लगा। अगर अपने इसके आगे विकास की बात करें तो आपको बताया था कि सबसे पहले 384 या 428 470 ईसा पूर्व दार्शनिक जो थे जैसे सुकरात है, प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने इसके ऊपर बहुत पहले है वो आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में इनकी चर्चा है, वो दार्शनिकों का ये मानना था। बाद में जब 16वीं शताब्दी में ये आत्मा के रूप में ये विषय है वो पढ़ा जाने लगा तो यहां 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान के रूप में जाना गया। यानी आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में इस विषय को आत्मा के विज्ञान के रूप में है वो पढ़ा गया। और आत्मा के रूप में सबसे पहले इस आत्मा के रूप में या जानने वाले या इसको बताने वाले थे वो थे डेकार्ते। डेकार्ते जो थे इन्होंने इसको आत्मा के रूप में है वो जाना कि मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान या आत्मा के विज्ञान के रूप में है वो है। इसके साथ में इसका समर्थन करने वाले जो अन्य वैज्ञानिक थे उसमें उन्होंने समर्थनकर्ता के रूप में जैसे प्लेटो, अरस्तु, इन्हीं के द्वारा जो यहाँ आत्मा के विज्ञान के रूप में जो चर्चा की गई इन्हीं के विषय को इसने डेकार्ते, डेमोक्रेट्स जो ये वैज्ञानिक थे इन्होंने इसको आगे बढ़ाया कि ये आत्मा का विज्ञान है। लेकिन बाद में ये हुआ
कि आत्मा का विज्ञान तो कह सकते हैं, लेकिन आत्मा किस प्रकार से क्या है, रंग रूप आकार, इसके आधार पर इसकी कोई बनावट की ऐसी कोई संरचना नहीं है। अगर आत्मा कोई शब्द बोला जाए तो उसके बाद में आपकी क्या इसकी छवि कोई बन रही है, आत्मा कैसी होती है। जैसे मैं ये कहूं कोई और, जैसे गाय आदि का नाम ले तो आपके आपके सामने छवि है, वो उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आत्मा कहने के बाद में आत्मा की कोई इस प्रकार की कोई छवि रंग रूप आकार के आधार पर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती। तो इसके बाद में इसका ये जो तर्क था वो ये मान्य नहीं हुआ कि वही आत्मा है। इसकी आप रंग रूप आकार इनके आधार पर क्या व्याख्या करेंगे, आप कैसे सिद्ध करेंगे आत्मा को रंग रूप आकार आदि के आधार पर, कि आप ये कैसे कहेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। तो ये इनका ज्यादा जो सिद्धांत था आत्मा का विज्ञान, ये चला नहीं। इसके बाद में इसके वाद के रूप में 17वीं शताब्दी में, यानी आगे फिर 17वीं शताब्दी में, आगे 17वीं शताब्दी में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान है वो कहा गया कि ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान हो सकता है। यानी मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान है वो कहा गया कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है वो आत्मा है। तो मन या मस्तिष्क के रूप में इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक थे कि मन या मस्तिष्क के रूप में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले मन के विज्ञान के रूप में इटली के जो वैज्ञानिक थे पोम्पोलोजी, पोम्पोलोजी ने सबसे पहले इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान है वो कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, कि मन के द्वारा इसको जाना जा सकता है कि किस प्रकार से ये कार्य है वो करता है। इसके साथ में इनके समर्थन करने वाले जॉन लॉक है, थॉमस है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी मन के रूप में इसका समर्थन है वो किया था। जैसे जॉन लॉक है, थॉमस रीड हैं, वर्कले हैं, वुंट है, ये जो वैज्ञानिक थे, कांट हैं, इन्होंने इसको अपने कह सकते हैं कि मन या मस्तिष्क के रूप में इसको जाना कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन आगे चल करके इसके बाद में 18वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी में ये तर्क है वो चला नहीं कि जो मन है वो क्या है, कैसे काम कार्य करेगा, यानी मन है वो किस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये मनोविज्ञान के रूप में है वो काम करता है। तो फिर आगे 18वीं शताब्दी में तो कुछ इस प्रकार ये हुआ नहीं। 18वीं शताब्दी तो मनोविज्ञान का एक तरीके से यूं कहें, 18वीं जो शताब्दी है ये तो एक तरीके से मनोविज्ञान का सुप्त काल कहा जाता है। सुप्त काल यानी इसमें कोई ज्यादा कुछ कार्य है वो यहाँ नहीं हुआ, कोई चर्चा है वो नहीं हुई। लेकिन 19वीं शताब्दी में, यानी 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में जाना गया। चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में यहां पढ़ा गया कि ये चेतना का विज्ञान है। तो चेतना के रूप में जानने वाले 19वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक थे वो विलियम जेम्स, यानी यहां इसको चेतना के रूप में बताने वाले विलियम जेम्स वुंट, जेम्स सल्वी या अन्य और जो वैज्ञानिक थे वाइंस, ये सारे इनको चेतना के रूप में बताया कि
मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रिया के रूप में कार्य करता है। यानी इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रिया के रूप में कार्य करता है, चेतन क्रिया रूप में कार्य करता है। तो मनोविज्ञान को एक तरीके से चेतन क्रिया के रूप में जाना गया और चेतन क्रिया के रूप में मनोविज्ञान है वो कार्य करता है। 19वीं शताब्दी में जाकर के चेतना के रूप में इसको जाना गया। लेकिन बाद में अध्ययन करने पर चेतन के अलावा यह भी देखा गया कि अचेतन भी होता है, यानी चेतन के अलावा अचेतन भाग भी होता है, अचेतन भाग होता है। तो ये कहा गया कि जो अचेतन है वो 1/9 कहा गया कि एक भाग चेतन है, 9 भाग तो अचेतन होता है। तो चेतन के अलावा ये आलोचना एक तरीके से सामने उभर के आई कि चेतन के अलावा बाकी अचेतन मन जो होता है, अचेतन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और अचेतन के द्वारा ही बहुत सारी क्रियाएं आदि की अवधारणा या इनका निर्धारण है वो अचेतन के द्वारा होता है। तो चेतन और अचेतन में यह फर्क समझा गया कि चेतन मन एक भाग होता है, अचेतन जो एक तरीके से अपने ये कहें कि चेतन है वो तो एक वास्तविक रूप में कार्य करता है, लेकिन अचेतन जो अपने सीखा है उनमें जो पीछे बातें भूतकाल में या चली गई अचेतन मन के अंदर चली गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसने आगे अपने उसमें पढ़ते हैं, फ्राइड ने बहुत महत्वपूर्ण माना है अचेतन को और उनकी मनोविश्लेषणात्मक जो विधियां हैं वो सारी अचेतन पर ही आधारित है, यानी अचेतन को ही आधार मान करके फ्राइड ने यहाँ अचेतन मनोविश्लेषणात्मक जो भी विधियां हैं वो सारी, जैसे सोपन विश्लेषण विधि है, ये विधियां मुक्त शास्त्रीय विधि है, ये अचेतन के द्वारा ही फ्राइड ने यहाँ इनको महत्वपूर्ण माना है कि अचेतन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो फिर ये आया इसकी आलोचना के रूप में कि भाई चेतन के अलावा अचेतन भी होता है। तो ये भी इनका एक तरीके से वाद विवाद या तर्क ज्यादा चला नहीं, ये कॉन्सेप्ट है वो इनका ज्यादा निकला नहीं कि चेतन के अलावा अचेतन भी होता है। तो फिर आगे चल करके 20वीं शताब्दी में आगे चल के फिर 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार का विज्ञान है वो कहा गया, व्यवहार का विज्ञान, यानी इसको व्यवहार का विज्ञान के रूप में पढ़ा गया कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान हो सकता है या व्यवहार का विज्ञान है वो है। ये बताने वाले या व्यवहार को प्रचलित करने वाले थे वो थे वाटसन। व्यवहार को प्रचलित करने वाले कौन थे? वाटसन। वाटसन ने 1913 में व्यवहार को शुरू किया और व्यवहार को शुरू करने वाले थे वो वाटसन थे। वाटसन ने अपने व्यवहारवाद जो पुस्तक है वो लिखी, उसमें यहाँ व्यवहारवाद के 1913 में शुरुआत है वो की कि मनोविज्ञान है वो एक व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसको जाना गया। अब इसका समर्थन करने वाले मैकडूगल, पिल्सबरी और बहुत सारे वैज्ञानिक थे, यानी समर्थन करने वाले जो व्यवहार का विज्ञान के रूप में थे वो मैकडूगल, पिल्सबरी, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में है वो प्रचलित किया कि भाई मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो सकता है या व्यवहार का विज्ञान है वो है। तो 1905 में मैकडूगल ने भी इसका उल्लेख है वो किया था कि मनोविज्ञान के अंदर जो जीवित प्राणियों के आचरण का या जीवित प्राणियों के आचरण का जो धनात्मक विज्ञान है वह मनोविज्ञान है, यानी इसके रूप में ही उसने इसको आगे बढ़ाया और
1908 में अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान, मैकडूगल ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान। इसमें इन्होंने 1908 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक में भी इस व्यवहारवाद शब्द को है वो काम में यहां लिया था कि व्यवहारवाद इसको अपनाया था कि व्यवहारवाद के रूप में मनोविज्ञान को जाना जा सकता है। तो अपने अभी भी ये है वो पढ़ते हैं व्यवहार के रूप में ही, बाद में मनोविज्ञान को पढ़ा गया कि यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये जानने के लिए ये है कि प्राणी अपने व्यवहार के द्वारा ही वातावरण आदि क्रियाओं को वो समझते हैं या फिर अपने व्यवहार के द्वारा ही सीखते हैं। यानी व्यवहार ही है जो दूसरी अन्य प्रकार की सभी प्रकार की जो सीखने की क्रियाएं हैं उसमें व्यवहार है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वातावरण आदि की सभी प्रकार की भूमिकाओं में व्यवहार को एक मुख्य रूप से जाना गया, और अभी भी मनोविज्ञान है वो एक व्यवहार के रूप में वो पढ़ा जाता है। इसके बाद में 1911 में पिल्सबरी ने अपनी बुक एसेस ऑफ द साइकोलॉजी में भी यह परिभाषा है वो दी कि मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में पिल्सबरी ने है वो अपनी परिभाषा है वो दी। यानी पिल्सबरी ने जो परिभाषा दी कि मनोविज्ञान को 1911 में पिल्सबरी ने अपनी एक परिभाषा में बताया कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। तो मनोविज्ञान को एक तरीके से अपने कह सकते हैं व्यवहार के विज्ञान के रूप में पिल्सबरी ने 1911 में बताया। इसके बाद में वाटसन ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान है वो माना। ये बहुत सारी परिभाषाएं हैं वो मनोविज्ञान की आती हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं उनमें वाटसन ने जो परिभाषा है वो दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये वाटसन की परिभाषा है कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यानी ये परिभाषा देने वाले अपने कहे हैं कि वाटसन ही थे। वाटसन के द्वारा ये परिभाषा है वो दी गई कि मनोविज्ञान में व्यवहार है वो ही निश्चित करता है सीखने में, और व्यवहार है वो महत्वपूर्ण है। व्यवहार के द्वारा ही सभी प्रकार की क्रियाएं सीखने के रूप में यहाँ आगे बढ़ती हैं, या व्यवहार है वो सहायक है। तो वाटसन ने मनोविज्ञान को एक निश्चित विज्ञान के रूप में बताया। इसके बाद में वुडवर्थ ने भी परिभाषा है वो दी थी। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की परिभाषा है वो दी कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा वुडवर्थ की कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी उनका कहने का तात्पर्य यह था कि व्यक्ति वातावरण से किस प्रकार से निपटता है, यानी अपनी क्षमताओं के द्वारा वातावरण पर किस प्रकार से वो नियंत्रण स्थापित करता है और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके किस प्रकार से वो सीखता है, ये महत्वपूर्ण है। अगर अपनी बात करें सभी वैज्ञानिकों ने लगभग वही बातें मिलती जुलती कही कि
व्यवहार है वो किस प्रकार से सीखने में सहायक है। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक थे वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने ये परिभाषा दी थी। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं सभी कि मनोविज्ञान है वो वातावरण के साथ व्यक्ति किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करता है या वातावरण में उन क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है वो है। तो ये परिभाषा है वो वुडवर्थ के द्वारा दी गई। इसके बाद में यहां अपने कहें स्किनर ने भी परिभाषा है वो दी। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों प्राणियों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों का प्राणियों की क्रियाओं का अध्ययन है वो करता है। या व्यवहार से तात्पर्य ये था कि प्राणियों की सभी प्रकार की गतिविधियां, उनका समायोजन, क्रियाएं, उनकी अभिव्यक्तियां किस प्रकार से होती हैं। तो स्किनर ने बहुत ही विस्तृत रूप में यह बताया था कि मनोविज्ञान जीवन की यूं कहें कि सभी प्रकार की परिस्थितियों में निपटने के लिए यह प्राणियों की क्रियाओं का सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित करता है, उसमें यह सहायक है। इसके बाद में वुडवर्थ ने तो इन्होंने कहा, स्किनर ने यह कहा कि सभी प्रकार के जो प्राणी हैं, सभी प्रकार के प्राणियों का वातावरण के साथ सामंजस्य या समायोजन क्रियाएं, उन पर नियंत्रण किस प्रकार से वो स्थापित करता है, ये उनकी गतिविधियों का समायोजन या सभी प्रकार की क्रियाओं की अभिव्यक्ति कैसे करता है, ये इस पर व्यवहार पर ही निर्भर है। अभिव्यक्तियां किस प्रकार से ये करता है, ये सारा व्यवहार पर ही निर्भर है, ये स्किनर ने बताया। इसके बाद में वुडवर्थ ने भी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो दी। वुडवर्थ ने एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है वो दी थी। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। यानी ने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना को त्यागा, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है।
अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यानी वुडवर्थ ने यह निष्कर्ष के रूप में कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, यानी सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा के रूप में था तो आत्मा का त्याग किया। इसके बाद में मनोविज्ञान ने किसको त्यागा? मन मस्तिष्क को त्यागा और फिर चेतना को त्याग किया। अब वह व्यवहार को अपनाता है, यानी अब मनोविज्ञान है वो किसको अपनाता है? व्यवहार को अपनाता है या व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये वुडवर्थ ने परिभाषा के रूप में इसको बताया या इसको पढ़ा। इसके बाद में ये था कि मनोविज्ञान में किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन है वो किया जाता है, यानी मनोविज्ञान में किस प्रकार की क्रियाएं होती है जिसका अध्ययन हम करते हैं। तो यहाँ 3 मनोविज्ञान के एक आयाम के रूप में जो बताए गए हैं मनोविज्ञान में, यहाँ 3 जो आयाम बताए गए हैं कि मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है, इसमें अपने कह सकते हैं कि सबसे पहले ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। कोग्निटिव एक्टिविटीज जो भी हैं वो सारी ज्ञानात्मक रूप में ही आती है, यानी कोग्निटिव जो भी क्रियाएं हैं वो सारी यहाँ ज्ञानात्मक रूप में पढ़ी जाती है। तो CONGITIVE कोग्निटिव एक्टिविटीज, ACTIVITES एक्टिविटीज, ये जो भी हैं वो सारी ज्ञानात्मक क्रियाएं ये एक तरीके से आयाम के रूप में यहाँ इनके भाग के रूप में पढ़ी जाती हैं। अब ज्ञानात्मक में क्या क्या अपने पढ़ सकते हैं? तो ज्ञानात्मक में वो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो अपने बौद्धिक या मानसिक स्तर से शुरू होती है या मानसिक स्तर का हिस्सा होती है। जैसे कॉग्निटिव के अंदर अपने बात करें तो स्मरण करना, याद करना, कल्पना करना, संवेदनाएं, ये सारी एक तरीके से जो बौद्धिक स्तर का जो भी ज्ञान है, यानी बौद्धिक स्तर की जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी ज्ञानात्मक रूप में पढ़ी जाती हैं। जैसे स्मृति करना, याद करना, कल्पना करना, संवेदनीय अंगों के द्वारा हम जो भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे 5 जो संवेदी अंग माने गए हैं उनमें संवेदनाओं के द्वारा जो आप जो भी ग्रहण करते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे जो भी आप ग्रहण करते हैं वो संवेदना के द्वारा अपने कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक रूप में वहां सीखते हैं। तो यहाँ ज्ञानात्मक रूप में स्मरण करना, याद करना, कल्पना, संवेदना, ये सारे बौद्धिक स्तर से जुड़े हुए आयाम हैं। इसके बाद में जो दूसरा जो एक तरीके से इसका भाग या आयाम जो होता है उसको अपने अगर बात करें तो संवेगात्मक क्रियाएं या संवेगात्मक तत्व जो है उसके रूप में पढ़ सकते हैं, यानी इमोशनल एक्टिविटीज जो भी हैं उसको हम संवेगात्मक के रूप में यहाँ रख सकते हैं कि इमोशनल एक्टिविटीज जो भी हैं
इमोशनल एक्टिविटीज जो भी हैं उसको यहाँ अपने संवेगात्मक रूप में है वो पढ़ते हैं। अब इमोशनल के रूप में यहाँ अपने संवेगों के रूप में जो भी पढ़ते हैं, जैसे अपने इसमें रोना, हंसना, क्रोध करना, यानी फीलिंग्स, या अपने ये कहें कि जो संवेगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो संवेगात्मक आयाम के रूप में पढ़ सकते हैं। इमोशनल एक्टिविटीज के रूप में इनको पढ़ा जाता है। तो इमोशनल एक्टिविटीज के अंदर जैसे रोना, हंसना, क्रोध करना, ये सारी एक्टिविटीज इमोशनल एक्टिविटी या संवेगात्मक जो भाग है इसके अंदर पढ़ा जाता है। इसके बाद में तीसरा जो भाग था वो था, तीसरा जो आयाम था वो था क्रियात्मक। क्रियात्मक या इसको अपने गामक भी कह सकते हैं, क्रियात्मक या गामक, और इंग्लिश में अगर कहें तो मोटर एक्टिविटीज जो भी हैं, यानी इंग्लिश में अगर इसको बोल दें तो अपने मोटर एक्टिविटीज जो भी हैं ये सारी मोटर एक्टिविटीज जो भी आती हैं वो सारी क्रियात्मक या गामक के अंदर सम्मिलित रहती है। तो जो भी यह क्रियाएं होती हैं इसमें अपने क्रिया से संबंधित, जैसे अपने कह सकते हैं लिखना, चलना, खेलना, ये सारी क्रियाएं मोटर एक्टिविटीज के अंदर आयाम के रूप में पढ़ी जाती हैं। तो अब यहां से अगर कोई प्रश्न जो बनता है तो आपको परीक्षा के सामने आपके सामने जो तीन आयाम हैं, इन तीनों आयाम को आपको ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों आयामों में किस प्रकार की क्रियाएं या किस प्रकार के तत्व यहाँ हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जैसे तीन जो तत्व बताए हैं उसमें पहला है वो क्या था, ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव एक्टिविटीज। इसके बाद में दूसरा है वो क्या था, संवेगात्मक यानी इमोशनल एक्टिविटीज, और तीसरा है वो क्या था, तीसरा था क्रियात्मक या गामक कह सकते हैं, इंग्लिश में कहें तो मोटर एक्टिविटीज जो भी हैं। तो आपको इनके उदाहरण है वो याद रखने होते हैं कि ज्ञानात्मक या कोग्निटिव एक्टिविटीज जो आती हैं वो सारी बौद्धिक स्तर से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं। एक बार मैं दोबारा आपको ये इंपॉर्टेंट है दोबारा बता देता हूं कि ये बौद्धिक स्तर से जुड़ी होती हैं। इसमें जैसे स्मरण करना, कल्पना है, कल्पना करना, संवेदना, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो एक तरीके से बौद्धिक स्तर से जुड़ी हुई है, सारी ज्ञानात्मक क्रियाओं का ही हिस्सा है। जैसे स्मरण करना है, कल्पना करना है, याद करना है, ये सारे एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि बौद्धिक स्तर से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में इमोशनल एक्टिविटीज जो संवेगात्मक क्रियाएं हैं, जैसे इमोशनल से संबंधित जो भी हैं, जैसे हंसना है, रोना है, क्रोध करना है, ये सारी इमोशनल एक्टिविटीज जो हैं वो एक संवेगात्मक का हिस्सा है या संवेगात्मक आयाम के रूप में इन इमोशनल एक्टिविटीज को पढ़ा जाता है। इसके बाद में क्रियात्मक, क्रियात्मक वो है जो क्रिया से संबंधित है या अपने कहें मोटर एक्टिविटीज जो भी हैं, जैसे लिखना है, खेलना है, चलना है, ये सारी क्रियाएं गामक कौशल के रूप में पढ़ी जाती है। तो इन तीनों का आपको याद रखना है। पहला कोग्निटिव जो अपने कह सकते हैं कि बौद्धिक स्तर से जुड़े हुए हैं सारे, और बौद्धिक स्तर के अंदर अपने ऐसे कहें कि ये एक तरीके से
इसका हिस्सा है। तो अपने कहें तो इससे जुड़ी हुई जो ज्ञानात्मक कॉग्निटिव से जो भी संबंधित हैं वो सारी की सारी बातें आपको बौद्धिक रूप में यहाँ ज्ञानात्मक रूप में है वो पढ़ी जाती है। इसके बाद में जो संवेगात्मक रूप में जो पढ़ा जाता है इसमें अपने कह सकते हैं कि जैसे हंसना है, खेलना है, खेलना नहीं, हंसना है, रोना है, क्रोध करना है, ये सारी चीजें हैं वो किसके रूप में पढ़ी जाती है। तो यहाँ ज्ञानात्मक संवेगात्मक इन दोनों में आप अंतर है वो समझे कि ज्ञानात्मक बौद्धिक स्तर से जुड़ी हुई सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे स्मरण करना, कल्पना करना, संवेदना करना, ये इमोशनल एक्टिविटीज जो होती हैं, हंसना, रोना, क्रोध करना। इसके बाद में अगर तीसरी अपने बात करें तो क्रियात्मक या गामक जो भी होते हैं, जैसे अपने बात करें लिखना है, खेलना है, चलना है, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे जो हैं वो एक मोटर एक्टिविटीज के उदाहरण हैं। अब आपको मैं एक प्रश्न है वो यहां से बना करके देता हूं, आप देखेंगे निम्न में से कौन सा गामक कौशल का उदाहरण है? आपको प्रश्न ये दिया है कि निम्न में से कौन सा गामक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्मरण करना, ऑप्शन बी हंसना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। अब चारों में से आपको सही राइट ऑप्शन के बारे में देखना होता है कि कौन सा सही है। तो प्रश्न में जैसे आपको ये दिया है कि निम्न कौन सा गामक कौशल का उदाहरण है, तो गामक कौशल में कौन सी क्रिया आती है? मोटर एक्टिविटीज, जो भी क्रिया आप करते हैं या क्रियात्मक कह सकते हैं। तो इसमें पूछा कि कौन सा उदाहरण है, जैसे स्मरण करना, ये तो ज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ है या कॉग्निटिव एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, और दूसरा हंसना, ये है वो इमोशनल एक्टिविटीज का भाग है। तीसरा लिखना जो है वो इसमें इसका उत्तर भी है, और ये अपने कह सकते हैं कि ये जो सी जो ऑप्शन है ये गामक कौशल का ही उदाहरण है। इसके बाद जो ऑप्शन 4 नंबर दिया है प्रत्यक्षीकरण करना, प्रत्यक्षीकरण का मतलब भी यही होता है कि कोई विषय वस्तु को संवेदना के द्वारा समझना। तो संवेदना किसका भाग है? संवेदना भी पहला जो आयाम था संज्ञानात्मक। तो आपको जो 3 भाग जो बताए हैं उनके संज्ञानात्मक, कॉग्निटिविटीज और इमोशनल एक्टिविटीज और गामक यानी मोटर एक्टिविटीज, तो इसमें इसका राइट जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 लिखना। तो आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।